जो बन गए हैं, आप नहीं कर सकते कि क्या आकलन उस गांव की व्यवस्था की होती है, कितनी जरूरत होती है गांव के उस ढानी को, उस रोड की। आज अगर 70 साल बाद हम वो रोड तक नहीं दे सकते तो फिर हमें नेता होने की बात नहीं करनी। तैयार हो जाओ, कमर कस लो, अब तुम नई जिंदगी का नया सफर तय करोगी। 3 दिसंबर 2011 मैं घर गई और मैंने मेरे बिस्तर से मैंने कहा, अगर वो गिद्दे पे नहीं सो रहे हैं, मेरे पिता अगर गिद्दे पे नहीं सो रहे हैं, तो धिक्कार है कि मैं गिद्दे पे सोऊं। मम्मी को पता भी नहीं है। मैं दिव्या मदेना, आपकी बेटी में दम है, दूसरी दे दूंगी। और अगर आपने मुझे दूसरी बार जिताया तो मैं वादा करती हूं कि ओसिया के अंदर ढानी ढानी आपकी। कहेंगे तो भारी उड़ी थारी पाछी ले जाओ, कौन भारी अड़ी पाइपलाइन, पानी नहीं आवे हमें। मैं इनका बिना टंकियों के, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के ये खोखली बातें मत कीजिए। हम ऐसे ढानियों में पेयजल की आपूर्ति नहीं कर सकते हैं। मैंने नक्शे खुलवाए और जिस गांव में, जिस ग्राम पंचायत में टंकी नहीं थी, वहां ऐसे पेन से टंकी बना दी, ऐसे लेके, और ये टंकी बना दी, पूरे मैप कर दिया। अधिकारियों को कह दिया रीडिजाइन कर दीजिए, यहां टंकी बनेगी। अधिकारियों ने रीडिजाइन कर दिया, 200 की लागत 1500 हो गई, पीएचडी में ऊपर गई। तो उनका इन टंकियों को काटो, इन पे कैंचियां चलाओ। उन पे कैंची चलाने का काम किया, मेरे संज्ञान में आया तो मैं उनसे भिड़ गई। मैंने कहा टंकी नहीं कटेगी, और ये बताइए आप मुझे कि टंकी नहीं बनने का कारण लिख कर दीजिए, आप उल्लेख कीजिए। मैंने जनसंख्या के आधार पर पुरानी टंकी कितनी केएल की है, उसके आधार पर एक एक टंकी के काटने का विवरण दीजिए। खाना पूर्ति लेपापोती करके लेकर आए, सब विवरण गलत थे। मैं पढ़कर जाती हूं। मैं पीएचडी के इंजीनियर से संवाद करने से पहले उसके ऊपर की जितनी नॉलेज होती है उतना पढ़कर जाती हूं। वो नेला मारेगा तो मेरे पास देला है उसके लिए। किसान की बेटी हूं, यूं चक्रों में नहीं आने वाली हूं। जोरदार ठंगाई नहीं बनी। फिर मैंने कहा ये तो अब बात विधानसभा के पटल पर ले जानी पड़ेगी। विधानसभा के पटल पे आपकी बात रखी और बुलंदी से रखी। ओसिया के मतदाताओं के हक की लड़ाई थी, वो आपके गांव की टंकी थी। और मुझे कोई गुरेज नहीं है अपनी ही सरकार के मंत्रियों से ओसिया के काम के लिए पूछताछ करनी पड़े तो। मेरा हाथ नहीं कांपता, मेरी जबान के अंदर दरारें नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा सबसे पहला और प्रथम कर्तव्य अगर कोई है तो वो ओसिया की जनता के प्रति है। मैं राजस्थान की विधानसभा में ओसिया के मतदाता को वोट लेकर गई हूं, और उनके वोट के हक के लिए किसी से भी लड़ना पड़ जाए तो दिव्या मदेना लड़ेगी और लड़ती आई है। और मैंने उस वोट की ताकत से काटी हुई टंकियों को, आप जान सकते हैं कितनी टंकियां दी। उन्होंने 5 टंकी काटी, मैंने उस एक के अंदर 21 टंकी कराई। दूसरे में उन्होंने 5 या 4 टंकी काटी, मैंने 11 टंकी कराई। मैंने स्कीम बदल दी और मैंने कहा बनेगी तो ऐसे ही बनेगी।
टंकी हर 18 दिन पर। अभी मुझसे पहले सावर परियार जी कह रहे थे कि आज से 18 दिन बाकी हैं ओसियां के रण के लिए, और मैंने आपको इन 5 सालों के हर 18वें दिन पर एक पीली टंकी दी। ये औसत निकलती है, और इस औसत के साथ साथ जो शतक मैंने लगाया है, आपको वादा करती हूं कि ओसिया के 5 साल के अंदर मैंने 100 टंकियों का शतक लगाया है। उसमें भी आऊंगी मैं, शेरनियों पे रुक जाओ। अभी तो मैंने गाड़ी फर्स्ट में डाली है, अभी तो फर्स्ट गियर में डाली है। मैंने 5 साल के कार्यकाल के अंदर 100 का शतक लगाया। वादा करती हूं दूसरा कार्यकाल दिया तो दोहरा शतक और तीसरा शतक लगाऊंगी। हर पंचायत के अंदर आज टंकी है, किसी किसी पंचायत में तो 4-4 टंकियां हैं। हर राजस्व गांव को टंकी दी है, और कई कई गांवों में तो यह स्थिति हो गई कि मैंने 2-2, 3-3 ढानियों में भी टंकी दी है एक ही गांव में। उन्होंने कहा साहब ये यहां नहीं बन रही है, तो मैंने कहा ये तो ट्यूबवेल की तरह करने लग गए आप, कि साहब नेडी खुदाओ बैच छूट जाए। मैंने कहा पहले तो था 6 पंचायत अलगाऊ था, पानी आओ तो भी टंकी हूं। हम तारे गांवरी टंकी है तो थे कहो कि अलगी पड़ गई, पहले थारे 5 साल अलगी हुई को नहीं। मैं कोई बात नहीं, मैंने मेरे पिता से सीखा जब वो जल संसाधन मंत्री थे, और ट्यूबवेल के लिए जब 2 पक्ष लड़ते थे तो मेरे पिता कहते थे मुस्कुराकर कि ये जल का महकमे का जो चाबी है ये मेरे हाथ में है, और ये आपके वोट से है, क्यों लड़ रहे हो? 2 ट्यूबवेल ले जाओ। ये जल है जिसे हम अंजलि में लेकर कस्में खाते हैं, पवित्र है, इसको साक्षी रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि जिसके मत से मैं जीत कर गया हूं उस जल के लिए लड़ाई करे। ये महकमे के अंदर ये पेन आपके लिए चलता रहेगा। आपने मुझे संबल दिया तो जहां जहां टंकियों की लड़ाई हुई और उसके अंदर अगर किलोमीटर ज्यादा था तो मैंने वहां पे दूसरी टंकी कह दी। मैंने कहा लड़ाई मत करो टंकियों के लिए, दिव्या मदेना आपकी बेटी में दम है, दूसरी दे दूंगी। और अगर आपने मुझे दूसरी बार जिताया तो मैं वादा करती हूं कि ओसिया के अंदर ढानी ढानी आपकी अपनी अलग टंकी कर दूंगी। मैंने दूसरा वादा किया था कि हम मथानिया में सैटेलाइट हॉस्पिटल लेकर आएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में हॉस्पिटल सैटेलाइट लाने के लिए जो नियम है वो पूरे नहीं होते। बंसीलाल जी बैठे हैं यहां पर, उनसे और मेरी बात हुई थी, सबसे ज्यादा उन्होंने इस बात को रखा था। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से विशेष अनुरोध किया कि सूबे के मुखिया होने के रूप में नियमों में शीतलता देना आपके पास में वो अधिकार है, और इसलिए मथानिया में सैटेलाइट हॉस्पिटल उन्होंने नियमों में शीतलता देते हुए मथानिया में सैटेलाइट हॉस्पिटल दिया। मैंने वादा किया था, क्योंकि 75 जीएसएस महिपाल जी ने बनवाए थे, 75 जीएसएस पानी की परियोजना है। टंकी या तो टंकियां बनी थी महिपाल मदेना जी के कार्यकाल में या हमारे काल में। एक
एक टंकी बीजेपी के कार्यकाल में नहीं आई, एक टंकी। उन्होंने वादा किया था और उस वादे को आगे ले जाते हुए मैंने ये कहा था कि मैं किसान वर्ग से आती हूं और किसान वर्ग के बिजली और पानी दो मुद्दे हैं, लेकिन मैं अब की बार स्वास्थ्य के ऊपर भी केंद्रित रखूंगी। बाद में 2 साल बाद कोविड आया और हमने देखा कि मेडिकल का मूलभूत ढांचा जो है कैसे चरमरा गया कोविड के अंदर। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या हाहाकार मची, 1 लाख रुपए ले रहे थे बेड के, किस तरीके से हालत हो गई और सबको गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे डिपेंडेंट होना पड़ा। कई ऑक्सीजन नहीं थे, बिना ऑक्सीजन भर्ती कर रहे थे। तो मैंने पूरे ओसिया के मैप के ऊपर बिल्कुल सोच समझकर चरणबद्ध तरीके से मेडिकल के ढांचे को बुलंद किया। मैंने सामराव को इधर सीएचसी बनाया, मैंने उधर तिवरी को सीएचसी बनाया, मैंने सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाया मथानिया में, ओसिया के अंदर उप जिला और मेडिकल मदर एंड चाइल्ड केयर दिया। उस तरफ मैंने 12 को सीएचसी बनाया। चारों तरफ से मैंने पीएचसी आई वो अलग है, मैंने चारों तरफ से जोन में बांटते हुए मेडिकल के ढांचे को पुनः तरीके से सशक्त किया है। यह उपलब्धि है हमारी 5 साल की। मुझे कोई बताए कि बीजेपी के कार्यकाल के अंदर कितने हॉस्पिटल, कितनी सीएचसी आई थी? कितनी सीएचसी आई थी? 0, नॉट आउट। हम हैं, हम नॉट आउट हैं। और वो हर बात पे टंकी कितनी? 0, सीएचसी कितनी? 0। और फिर कहते हैं कि हम ओसिया के विकास की नई गाथा लिखेंगे। विद्युत के अंदर मुझसे पहले बता रहे थे और मैं पहले बता चुकी हूं, क्योंकि मैं किसान वर्ग से आती हूं और हमारे पास में कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है आय का। हमारे यहां कोई फैक्ट्रियां नहीं है, कोई मजदूरी पे नहीं जा सकता है और हम पूर्ण तरीके से खेती पर निर्भर हैं। तो जो हमारी आजीविका है उसको कैसे सुरक्षित किया जाए? कई बार ओलावृष्टि हो जाती है, कई बार बारिश ज्यादा हो जाती है, कई बार होती नहीं है, अकाल पड़ जाता है और किसान हमेशा दोहरी मार झेलता है। किसान की आय तो दुगनी हुई नहीं। 3 काले कानून आए तो मैं राकेश टिकैत जी के साथ दिल्ली में बैठी थी, अभी किशन खुड़ीवाल जी बता रहे थे। तो मैंने एक चीज तरकीब लगाई, मैंने कहा क्या किया जा सकता है कि ओसिया के किसान को एक सुरक्षा का भाव दे सके, क्योंकि प्रकृति की मार को हमारे हाथ में नहीं है। तो मैंने कहा विजिलेंस नहीं आएगी ओसिया के अंदर, निर्बाध बिजली ओसिया के किसान को मिलनी चाहिए। पहले आप सोते थे, गेट पे पहरा देते थे कि विजिलेंस आ जाएगी, क्या हाल होते थे वो तो मैंने आपसे जब व्यक्तिगत संवाद किए, मीटिंगें करी तो सब मांड के बताया आपने मुझे। राज कैसा चाहिए, विजिलेंस वाला या बिना विजिलेंस वाला? नहीं, फिर बताओ राज कैसा चाहिए? तो हमने किसानों को एक सुरक्षा का भाव देने की कोशिश करी कि उन निर्बाध बिजली मिलती है तो वो 5 बीघा की जगह 8 बीघा बोता है कि नहीं मुझे पर्याप्त बिजली मिल जाएगी, मैं कर सकता हूं, मैं 8 बीघा बो सकता हूं। उसको विश्वास था और उसने बीज का खर्चा वर्चा लगाकर खेती करी, खड़ाई करी और 8 बीघा बोई कि 8 बीघा बोता हूं मुझे बिजली मिलेगी। बीच में ट्रिपिंग की समस्या आई तो मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी और मैंने कहा जी ट्रिपिंग की समस्या आई है, अपनी क्षमता से डबल खेत की जोत कर रहा है ओसिया का किसान, क्योंकि उनको भरोसा है दिव्या पर, भरोसा है दिव्या पर कि मैं जितनी खड़ाई करूंगा उतनी खेती होएगी, बारंबार होएगी। शिक्षा के क्षेत्र में मैं व्यक्तिगत प्रहार नहीं करती हूं, लेकिन विकास पुरुष की गाथा लिखी गई सिर्फ
हेडक्वार्टर पे एक महाविद्यालय के कारण, एक विद्यालय और विकास पुरुष। मैं ओसिया के अंदर कृषि महाविद्यालय लेकर आई हूं। अब नए युग में नई शिक्षा के आधार पर चलना पड़ेगा। पुराने ढर्रे से नहीं चल सकते आप। कन्या महाविद्यालय लेकर आए हम मथानिया के अंदर, बंसीलाल जी उसके अंदर अग्रणी रहे। हम ITI लेकर आए अंडवाना में उस तरफ। तीनों जगह मैंने वापस उस मैप को डिवाइड किया और तीनों जगह शिक्षा को बढ़ावा दिया, उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया। स्कूली शिक्षा में तो हमने बहुत काम किया, लेकिन उच्च शिक्षा के अंदर भी हमने चरणबद्ध तरीके से हर रीजन को देखा कि यहां पे ITI से आप स्किल डेवलपमेंट कर लेंगे, यहां कृषि के क्षेत्र में पारंगत स्टडी करेंगे, वहां पे बच्चियां हैं जो जोधपुर नहीं जा सकती हैं, तो महिलाओं को सशक्त करने की बात है, महिलाओं को कैसे करें उसकी भी हमने आधारशिला रखी। ये सब आने वाले 20-25 साल में फल देगा। सड़कों की बात आ जाए तो आपको पता ही है कि 2 जगह मेरी तलवारें निकली। एक निकली पानी की टंकियों पर और दूसरी बार निकली सड़कों पर। 44 सड़कें JDA ने करने से मना कर दी। कितनी? 44 सड़कें करने से मना कर दी। मैंने हर स्तर पे वार्ता करी। मैं इनका आप समझिए, आप समझते नहीं, आप शहरों में रहते हैं। एक गांव का व्यक्ति अपनी ढानी से जब जाता है तो भाड़े होते कैसे जाता है वो। किसी महिला को गर्भवती को ले जाना होता है तो क्या हालत होती है। या आप शहर में बैठकर शहरी मंत्री जो बन गए हैं, आप नहीं कर सकते कि क्या आकलन उस गांव की व्यवस्था की होती है। कितनी जरूरत होती है गांव की उस ढानी को, उस रोड की। आज अगर 70 साल बाद हम वो रोड तक नहीं दे सकते तो फिर हमें नेता होने की बात नहीं करनी चाहिए। अनेका जो भी है हम रोड नहीं देंगे। मैंने कहा ये ऐसे मानने वाले नहीं है। आ जाओ दिव्या, विधानसभा के पटल पर। ओसिया की जनता के प्रति कर्तव्य है और किसी के प्रति नहीं है। मैंने मंत्री शांति धारीवाल जैसे पूछा, सड़क करेंगे या नहीं करेंगे ये बता दीजिए, और अगर नहीं करेंगे तो वो भी बता दीजिए। समय रहते मैं वैकल्पिक व्यवस्था करूंगी। और मुझे गर्व है कि मैंने ओसिया की जनता के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करके 50 से भी ऊपर ज्यादा सड़कें दी। आपकी ओसिया तिवरी रोड पे रोलर घूम रहा है। कितनी बार इसके उद्घाटन हो गए, शिलान्यास हो गए, फीते कट गए। लोग सोचते रह गए आएगी भी कि नहीं आएगी। अब रोलर घूम रहा है। उन्होंने कहा एक बात तो माननी पड़ेगी इस लड़की की, चाहे कुछ भी कहे, लोहा मनवा के रहती है, जो कहती है वो करके रहती है। कानून व्यवस्था की बात आ जाए तो मैंने कहा था मैं ओसिया को भय मुक्त वातावरण दूंगी, मैं गुंडा राज खत्म करूंगी और जातिवाद से ऊपर उठकर गुंडा राज खत्म करूंगी। ये बात मैं आपको कह रही हूं। गोपासरिया वाले आए हैं क्या? कोई आड़ो चौराहे माते जानो हारो नहीं आ रहे, ठीक है नहीं। गाजरों की ट्रक लूट जाती, जीरे की ट्रक लूट जाती, और मैं आपको बता रही हूं क्राइम रिपोर्ट के आंकड़े हैं 2014 के बाद सबसे ज्यादा अगर प्रकरण हुए हैं अत्याचार के तो वो SC/ST पे हुए हैं। ये किशन खोरीवाल जी बैठे हैं यहां पे। क्या है क्राइम रिपोर्ट? 2 अप्रैल के भी है और 2014 से क्राइम रिपोर्ट बोलती है। लेकिन मैंने ओसिया के अंदर किसी भी जाति से क्या नहीं आता हो उसको संबल दिया, उसको भयमुक्त वातावरण दिया। दिया कि नहीं दिया? एक विश्वास था कि दिव्या है तो हम निडर हैं, दिव्या है तो हम बेखौफ हैं, दिव्या है तो हम सुरक्षित हैं। यह वातावरण हमने बनाया 5 साल के अंदर और जातिवाद से ऊपर उठकर बनाया।
असामाजिक तत्व मेरी जाति से भी क्यों नहीं हुए, हमने पुलिस को कड़े निर्देश दिए। और मुझे खुशी है कि मेरी सोच के साथ 5 साल के इस कार्यकाल की कानून व्यवस्था, गुंडा राज को खत्म करने की इस व्यवस्था में ओसियां का जो कानूनी और पुलिस तंत्र था उसने बखूबी बढ़िया काम किया। हमारा काल 5 साल का बेमिसाल कार्यकाल रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। वो कह रहे थे कि आप बताइए, आप ये खड़े यूट्यूबर्स हैं, ये बहुत इंटरव्यू लेते हैं, कि बताइए दिव्या मदेरणा का साहब चुनाव की टिकट मांग रहे हैं, आप उनके सामने क्या विजन लेकर जाएंगे ओसिया की जनता को, क्या काट होगी दिव्या मदेरणा के काम की? तो उन्होंने कहा, गिना नहीं सके, कोई विजन रख नहीं सके, एक ही बात कही कि काम तो कराए लेकिन अपने लोगों के कराए। मैं पूछना चाहती हूं, क्या वो सड़कें भारतीय जनता पार्टी की, क्या गाड़ियां उन सड़कों पर नहीं चलेंगी? क्या वो पीली टंकियां पानी की आपूर्ति भारतीय जनता पार्टी के घरों में नहीं करेगा? क्या वो शिक्षा के नए स्तर भारतीय जनता पार्टी के दल की विचारधारा रखने वाले बच्चे उनमें क्या नहीं पढ़ेंगे? तो सिर्फ कहने के लिए आरोप मत लगाइए, मेरे पास में हर चीज का उत्तर है। हमने एक बड़ी मांग तिवरी के अंदर SC/ST छात्रावास की थी, 25 साल से ऊपर सी, बहुत बड़ी मांग थी। हमने इस कार्यकाल में उसको पूरा किया। 25 साल से लंबित मांगों को हमने आकार दिया। अच्छा, ओसिया में भी ये कह रहे हैं, मुझे ध्यान नहीं था कि इससे पहले जो छात्रावास बनाया वो महिपाल जी मदेरणा ने बनाया। हाँ? अब एक ओसिया और तिवरी, एक महिपाल जी मदेरणा ने ओसिया में बनाया और मैंने उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपकी वोट की टंकार से दूसरा तिवरी में बनाया। OPS लागू करी मुख्यमंत्री जी ने और सरकारी कर्मचारियों को एक तोहफा दिया, उनको एक सुरक्षा का भाव दिया। मैंने ये पूरा लेखा जोखा 5 साल का मांड के आपके बीच रख दिया है। मैं हर ग्राम पंचायत पे अभी उद्घाटन शिलान्यास करने आई थी, एक एक काम का विवरण हमने दिया है, कोई ढानियां हमने वंचित नहीं रखी। अब अपने दिल की बात करने आई हूं। मेरे पिता ने कहा था, संगठित रहो, सेवा करो, चलते रहो और कारवां बनता जाएगा। मैं 2009 में 5 मार्च में उस ग्राउंड में आई थी अपने दादा के साथ में। 24 साल की उम्र थी मेरी, आज 39 है। 24 साल की उम्र में मैं आई थी। मैंने अपने जीवन का दूसरा उद्बोधन दिया था। पहला मैंने सुरपुरा में भोपालगढ़ में 10वीं कक्षा में दिया था और मेरे दादाजी ने कहा था, मेरे पिता ने कहा था, देखिए एक छोटी सी बच्ची लेकर आए हैं और इसको आपको सुपुर्द करते हैं। अब ये तैरेगी कि डूबेगी ये आपके हाथों में है। हम हमारी बेटी अब आपको दे रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि 2009 का वो वाक्य क्या अर्थ लेने वाला है कि 2011 के अंदर जो प्रकरण हमारे साथ घटा, आपने मुझे गोद में उठा लिया। कभी सूर्य की इतनी सी किरण की तपिश नहीं हुई मुझे। मैं पलकों पर बैठी ऐसे मुझे परवरिश दी। कांटा नहीं छुपा मुझे कभी जिंदगी में। राजनीति का राह सीख ही रही थी कि पता लगा ताश के पत्थों की तरह मेरा घर बिखर गया। सारी जिंदगी उथल पुथल हो गई। लेकिन मेरे पिता ने कहा था कि अपनी बेटी आपको देकर जा रहा हूं। मुझे याद भी नहीं था वो वाक्य। आपने रातों रात मुझे गोदियों में उठा लिया, पलकों पर बिठा लिया
कि हम खड़े हैं दिव्या तेरे साथ में। जब तो मैं आपके यहां एमएलए का चुनाव लड़ने भी नहीं आई थी कि हम खड़े हैं परिवार के रूप में चट्टान बनकर। मैंने उस वक्त विचार किया, मैं मेरे पिता से मिलने गई 3 दिसंबर 2011, मुझे आज भी याद है। उनको जेसी किया गया और मैं और मेरी माताजी और हम मिलने गए। अपने आप को मैंने खड़ा किया और मैंने मम्मी को कहा कि एक भी आंसू नहीं आना चाहिए आंख में। उनको लगना नहीं चाहिए कि उनका परिवार उनके बिना बाहर क्या करेगा। हमें अद्भुत साहस का परिचायक बनना है। और मेरे पिता आए जोश के साथ और जुनून के साथ, मुस्कुराते हुए आए और मुझे गले लगाया और मुझे कहा, दिव्या जिंदगी के नए रण के लिए तैयार हो जाओ, कमर कस लो, अब तुम नई जिंदगी का नया सफर तय करोगी। 3 दिसंबर 2011 मैं घर गई और मैंने मेरे बिस्तर से मैंने कहा, अगर वो गिद्दे पे नहीं सो रहे हैं, मेरे पिता अगर गिद्दे पे नहीं सो रहे हैं, तो धिक्कार है कि मैं गिद्दे पे सोऊं। मम्मी को पता भी नहीं है, मैं नीचे जमीन पे सो गई अपने कमरे में। और मैंने सोचा कि जीवन के किस दौराहे पर आकर भाग्य और नियति ने मुझे खड़ा किया है, लेकिन करना क्या है। या तो मैं घर बैठ जाऊं, एसी लग रहा है, या मैं परशुराम मदेरना, महिपाल मदेरना, राजस्थान के किसान राजनीति के झंडे को बुलंद करने के लिए नंगे पैर कर्तव्य पथ पर उतरूं। 2 रास्ते थे, 2 विकल्प थे, एक चुपचाप आराम से बैठ जाना और एक संघर्ष पथ पर निकलना। मैंने संघर्ष पथ को चुना और तब चुना जब संघर्ष का सबसे बदसूरत रंग वो जोधपुर सेंट्रल जेल में रोज देखती थी। मुझे पता था कि राजनीति जेल भी ले जाती है, तब भी मैंने संघर्ष पथ को चुना। मैंने चुन्नी में गांठ बांधी कि जब मदेरना साहब 52 में न धोली न सफेद उन सड़कों से राजनीति के अंदर आकर अपनी नई धारा तय कर सकते हैं आपके लिए, तो मैं तो उनसे बहुत बढ़िया परिस्थिति में हूं, मैं भी कर सकती हूं। और मैंने आपके बीच में संवाद बनाए रखा, मैंने काम किया आपके बीच रही हर परिस्थितियों के बावजूद। और 2018 के अंदर आपने मुझे आशीर्वाद के रूप में विधानसभा में भेजा। मैंने 5 साल के लिए एक चीज अपने ध्येय में कर ली कि मुझे ओसिया की जनता के लिए ईमानदारी से और निस्वार्थ भाव से काम करना है, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए। और मैं वो काम सही तरीके से कर रही थी। और कैसे पता लगता है मुझे कि मैं वो काम सही तरीके से कर रही थी? क्योंकि जब व्यक्तिगत निम्न स्तर के आरोप मुझ पर लगते हैं तो मुझे पता लग जाता है कि यह सुरक्षा का भाव मेरे काम की वजह से हो रहा है। कार्य क्षेत्र में संघर्ष कर रही एक महिला, चुनौती देती एक स्त्री किसी भी अस्तित्वहीन व्यक्ति के लिए सुरक्षा का भाव पैदा करती है। कोई कहता है ओसिया की सभाओं में कि शादी कर लो, हम खाना कर देंगे, और कुछ लोग ताली बजाते और खी 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 हंसते हैं। मैंने सुना लेकिन कभी जवाब नहीं दिया। आज देने आई हूं, 2011 से आज 2023 में आज देने आई हूं। निम्न स्तर के जो प्रहार करते हैं, अरे जरा सोच कर देखिए कि आप जेल की सलाखों में हो और आपकी बेटी बाहर शादी मना रही हो। मेरे पिता और मेरे पिता के दर्द और उनके प्रति सेवा मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। और मेरे पिता जब दर्द और विरह के अंदर
कैसे करवट बदलते होंगे, कैसे एक दिन निकलता होगा, कैसे एक रात निकलती होगी, तो उस बेटी को बाहर शादी करना शोभा नहीं देता। मेरे भाग्य की लकीरों में नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे भाग्य की लकीरों में सेंट्रल जेल लिखी थी, जिसके 10 साल मैंने फेरे किए हैं, 10 साल मैंने फेरे किए हैं, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था। मुझे चुनौती देने वाले अपने गिरबान में झांक कर देखें। शेरनी की तरह चुनाव लड़ूंगी। राजनीति के किसान सूरमाओं की बेटी हूं, महिपाल मदेना की बेटी हूं, शेरों की बेटी शेरनियाई होंगी। शेर प्रतीकात्मक किस चीज का होता है? मुझे बड़ी हंसी आई जब उन्होंने कहा कि जंगल भेज दो, निम्न से निम्न स्तर का प्रहार किया। शेरनी का अर्थात, शेर का अर्थात प्रतीकात्मक होता है। बहादुरी, साहस, निडरता, शक्ति स्वरूप, गर्व, आत्मविश्वास, ये शेर के प्रतीकात्मक हैं। हम कहते हैं अपने बच्चे को, अरे क्या कर रहे हैं भाई, क्या रो रहा है, शेर सा बहादुर बन। थोड़ा सा कुछ ज्यादा कोई रॉब करता है, जैसे मैं करती हूं विधानसभा में, तो क्या इतनी क्यों शेर हो रही है? मुझे समझ ही नहीं आता कि आज की इस आधुनिक युग के अंदर भी क्या इतनी कुंठित मानसिकता हो सकती है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, उसमें भी 4 शेर हैं, 4 शेर। मैं पूछना चाहती हूं, क्या अशोक स्तंभ के वो 4 शेर जो साहस, शक्ति स्वरूप, गर्व और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं, क्या उनके लिए भी आप ऐसी राय रखते हैं? क्या उन्हें भी जंगल में भेजना चाहते हैं? जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, एक शेरनी, अब ये नारे बोल रहे थे तो मैंने भी एक नारा लिखा, एक शेरनी लड़े ओसियाली लड़ाई रे, एक शेरनी लड़े ओसियाली लड़ाई रे, चलो आपा भी दे बीरा साथ रे। शेरनी भूखी है, शेरनी प्यासी है, शेरनी को जंगल में भेजो। शेरनी शेर के साथ ही रहती है, खींकी खी वहां भेजो। अपनी बेटियों के लिए भी बोलते हो क्या ये? ना मैं भूखी हूं, ना मैं प्यासी हूं, मैं पैदाइश से तृप्त हूं, कोई तृष्णा नहीं है मुझे। और यही कारण है, इसी तृप्ति के कारण मैंने ओसिया को नीलाम नहीं होने दिया या भ्रष्टाचार नहीं होने दिया। किसी की भूख और प्यास के कारण ओसिया का बिजली घर नीलाम हो रहा था, थानों में बंदर बाट मची थी, तहसील तो राम भरोसे थी, गांधी जी के बिना कुछ नहीं हो रहा था वहां। वो किसकी भूख और प्यास थी? मैं तो तृप्त हूं और पैदाइश से तृप्त हूं, ईमानदारी में मेरे पिता से लेकर आई हूं। और बीजेपी का भी आम व्यक्ति ये कहता है, अनेकों सर्वे होते हैं, सबने एक बात कही, चाहे उन्होंने बीजेपी से लिया हो, कि जो भी को एक बात तो कहनी पड़ेगी कि 100% ईमानदार है दिव्या मदेना, 100%। कि हम लाख बीजेपी के सही, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं होने दिया, ना खाऊंगी ना खाने दूंगी। ऐसे कालजा फड़फड़ीच करता है अधिकारियों का यहां। ऐसे पुलिस केस हो जाता है कोई डोडो वोडो का, जाते हो आप, कहते हो कुछ कुछ कर लो, वो कहे बाप जी माफ करो, बस शेरनी ने ठा पड़ जानी, मारे तो वह सब सितारा उतार देंगे।
जा कोई नहीं पढ़ क्या हाँ मैं मानू नहीं बीरे कने एड़ा जीपीएस है कहीं ठा पड़े तो का जाए मैं पटे कतई जाम अठाई नहीं पड़ेला। मैंने ओसिया के अंदर 101% भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया और किसानों का राज स्थापित किया और किसानों की बेटियां भूखी प्यासी नहीं होती और जो बेटियों को घेरते हैं उन्हें जमाना देख रहा है मर्यादा को तार तार कर जो कर रहे समय लिखेगा उनका भी अपराध, समय के काल चक्र पे वो भी लिखेंगे युद्ध भूमि के भी नियम होते हैं। महाभारत के उस 18 दिन के युद्ध में आज ये मान लेना कि ये महाभारत का युद्ध हो रहा है, आपकी बेटी के लिए हो रहा है। अगर आपने अपनी बेटियों को नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियों की बेटियों को ऐसे ही घेरा जाएगा। आने वाली पीढ़ियों की बेटियां कभी खड़ी नहीं होंगी, वो कहेंगी एक खड़ी हुई थी मारवाड़ की धरती में दिव्या मदेरणा, कैसे घेरा था उसको मर्यादा से, अमर्यादित शब्दों के बाण मारे थे लेकिन वो अभिमन्यु की तरह खड़ी रही, उसने चक्रव्यूह तोड़ा। मैं नए युग की अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना जानती हूं और जीतना भी जानती हूं। युद्ध भूमि के अंदर भी स्त्रियों पे, बच्चों पे और सूर्यास्त होने के बाद प्रहार नहीं किया जाता था, लेकिन यहां कोई मर्यादा नहीं है। समय कब लिखेगा उनका अपराध, लेकिन मैं आज अपने पिता की घड़ी पहन कर आई हूं। यह घड़ी उन्होंने मुझे जब ऑपरेशन करने जा रहे थे, मैं और मम्मी है बंबई के अंदर, तो उन्होंने मुझे कहा 3 चीज लेके आना दिव्या जब मैं ऑपरेशन थिएटर से आ जाऊं। उनको पता था कि वो अगले 48 घंटे के लिए सेडेशन में रहेंगे क्योंकि बहुत 11 घंटे का बड़ा ऑपरेशन था। उन्होंने कहा एक पेन, पेपर और मेरी घड़ी लेकर आना। और आप सोच नहीं कर सकते कि ऑपरेशन के बाद रात को 8 बजे वो थिएटर से निकले, सुबह 8 बजे जब उन्हें होश, मतलब वो सेडेशन में थे, भारी सेडेशन के अंदर, उन्होंने आंखें खोली, मुझे देखा और पहली चीज कही दिव्या घड़ी लाई, घड़ी। और मैंने उनको घड़ी उनकी कलाई पे पहनाई। या आईसीयू के अंदर फिर उन्होंने अपनी नींद में ऐसे पेन पे लिखा और नर्स को लिख रहे थे। नर्स ने कहा घड़ी साइड में बांध देती हूं। उन्होंने कहा नहीं सिस्टर, ये घड़ी है समय के इस चक्र पे, और सेडेशन में थे, इसकी एक होलिस्टिक अप्रोच होती है, मतलब इसकी एक संपूर्ण रूप होता है इसका। मेरे पिता जब अपने जीवन की आखिरी सांस, वो आखिरी रात, मैं और मेरी मम्मी उनके सिराने बैठी थी। मुझे डॉक्टरों ने बता दिया था 1 साल पहले कि 1 साल से ज्यादा नहीं निकालेंगे। वो जब भाग्य कोई आपको निकाल के बता दे तो एक एक दिन नहीं निकलता, एक एक दिन ये लगता है कि कम हो रहा है। फिर उन्होंने कहा 2 महीने निकालेंगे, अब 1 हफ्ता निकालेंगे, अब 2 दिन निकालेंगे और अब ये ज्यादा से ज्यादा ये रात या 1 दिन निकालेंगे। वो पूछो क्या बीतती है, ऐसे पतरी मेरे को नहीं देखनी, भगवान न बताए। वो समय नहीं निकलता जब आपको समय की इस घड़ी पे ये पता हो कि जाने वाले हो। वो बढ़िया है जब नहीं पता हो एकदम से ले जाए, लेकिन साथ वाले को जब पता हो कि आपके जीवन की अस्तित्व की पहचान जा रही हो तो क्या बीतती है। मैंने उस रात कहा कि आपको नींद आ रही है, मैं घड़ी खोल देती हूं। उन्होंने कहा नहीं, मेरी घड़ी नहीं खोलना, मैं रात को भी टाइम देखूंगा। मैंने ये घड़ी चाडी में उनके पार्थिव शरीर से उतारी थी और आज पहनकर आई हूं। समय के इस चक्र पर ईमानदारी और हौसलों की लड़ाई लड़ने आई हूं। मेरे पिता ने मुझे कहा था, जब 2018 में मैं उनसे सुबह मिलने गई तो मैं बहुत भावुक थी। मैंने कहा मैं पर्चा भर रही हूं, आप मेरे साथ नहीं हैं। मेरी आंखें भर आई और उन्होंने मुझे बड़े कड़क शब्दों में कहा, दिव्या, जिस पथ पर
पर तुम हो वहां आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती। मैं नहीं देखना चाहता एक कमजोर दिव्या को। मैंने कहा ये आपसे भावनात्मक जुड़ाव के आंसू है कि इसे अंदर पीना सीख लो, और मैंने सीख लिया, और इसलिए मैं शेरनी की तरह ललकारती हूं। ये जो मंच पर बैठे हैं ये नौसिखिए नहीं है, ये नौसिखियों की फौज नहीं है, ये वो फौज नहीं है जिस पर कप्तान को भरोसा ही नहीं हो, जो ये कहे कि ये फोटो खिंचाने आते हैं। मुझे अगर जीवन में किसी पर भरोसा है मेरे माता पिता के बाद तो आप पर है, और आप पर है। हमारी फौज का एक एक व्यक्ति कमांडर है, एक एक व्यक्ति कमांडर है, इतना पारंगत है। जब ये आकलन और सर्वे करते हैं तो ये कहते हैं मदेरनाओं को कौन टक्कर देगा। उनके कार्यकर्ता सोने की तरह खड़े हिलते नहीं है, खड़े हैं। कि मदेरनाओं की ताकत क्या है कि ईमानदारी और अपने कार्यकर्ता के लिए जान लौटाते हैं, और उनके कार्यकर्ता ईमानदारी से उन पे जान लौटाते हैं। मेरी पूंजी आप हैं, मैं आपके लिए लड़ रही हूं। मैं मेरे पिता को खोकर आई हूं, मेरे भाग्य में शादी वादी नहीं, संघर्ष पथ लिखा है, संघर्ष की लकीरें आई हैं। मेरे जीवन का कोई ध्येय नहीं है चुनाव जीतो हरो, ये तो जनता का भाग्य, आप मेरे को भाग्य तय करेंगे। लेकिन मैं कोई व्यवसाय नहीं करूंगी, मैं दिल्ली का टिकट नहीं मांगने लग जाऊंगी बीच में, मैं कोई और प्लांट नहीं लगाऊंगी, मैं और कोई काम नहीं करूंगी। मुझे एक ही काम आता है अब, और वो है आपके लिए सेवा करना और आपकी आवाज बनना। मुझे और कोई दूसरी चीज आती नहीं है, और मैं कोई दूसरी चीज कर नहीं सकती हूं। मैं आपको कहना चाहती हूं, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगी नहीं, वरदान मांगूंगी नहीं। मैं इस कर्तव्य पथ से नहीं जाने वाली हूं। मुझे कोई किसी जंगल में भेजने की अपनी परिकल्पना को भुला दे, मैं इसी पथ पर चलूंगी। कर्तव्य पथ सिर्फ हार और जीत का नहीं होता है, लड़ाई कैसे लड़ी इसका भी होता है। मूल्यों पे लड़ी के नहीं लड़ी, क्या समझौतों की राजनीति करके लड़ी। मैंने समझौतों की राजनीति नहीं की। एक ने कहा कि दिव्या कड़क है, वो नहीं झुकने वाली। बिल्कुल नहीं झुकूंगी, मैं बिल्कुल नहीं झुकूंगी। मैं अकेली नहीं हूं। अगर मेरा झुकना सिर्फ दिव्या मदेरना का झुकना होता तो अलग बात है। मैं ओसिया के मतदाता की प्रतिनिधित्व कर रही हूं, मेरा झुकना आपके वोट का झुकना होता है। मैं राजस्थान के किसान का आशीर्वाद हूं, राजस्थान के किसान का आशीर्वाद मुझे झुकता हुआ नहीं देखना चाहता। ओसिया का मतदाता मुझे झुकता हुआ नहीं देखना चाहता। वो कहता है लड़ दिव्या, हम खड़े हैं तेरे पीछे। क्या आप तैयार हैं ओसिया के समर के लिए? अब रण नहीं, याचना नहीं, रण होगा। आपकी बेटी आई है आपके लिए। मैं एक बात इस पटल से कह रही हूं, अब इसके बाद अपन रैली में चलेंगे, बस खत्म कर रही हूं। मेरे साथ चलिए कि चुनाव कैसा भी क्यों नहीं हो, अगर आप कार्यकर्ता ठान लो तो रातों रात जिता देते हो, माहौल बदल देते हो। और वो उदाहरण 2008 का उदाहरण ओसिया के अंदर महिपाल मदेरना को जीत में अगर बदला तो आपने बदला, आपकी मेहनत ने बदला। मैं आपको आज बता रही हूं, चाहे कोई कितना भी ढोंग कर ले, हम जीत रहे हैं।